नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे थे प्रकाश संश्लेषण के बारे में और हमने पिछले वीडियो में देखा था कैम चक्र के बारे में और प्रकाश श्वसन के बारे में। तो कैम चक्र की जब हम बात कर रहे थे क्रसेलेसिन उपापचय चक्र के बारे में, तो हमने देखा था उसमें Pg उत्पाद बनता है जो कि C2 होता है, यानी जिसमें कार्बन के 2 अणु होते हैं। और साथ ही हमने बात की थी कि प्रकाश श्वसन के बारे में। और ये जो कैम चक्र होता है ये किन में होता है? ये होता है मांसल पौधों में, जिनमें जो रंध्र हैं काफ़ी अंदर होते हैं और कब खुलते हैं? रात्रि के समय जब रंध्र खुलते हैं उन पौधों में ही होता है। क्रूसिलेसी जो आपका कुल है उसके अंदर ऐसा होता है। और साथ में जब हमने प्रकाश श्वसन की बात की थी तो हमने देखा था जो रिविस्को एंजाइम है वो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति ज़्यादा होती है उस कंडीशन में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो ऑक्सीजनेज एंजाइम के रूप में काम करता है। और साथ में मैंने दिए थे आपको 2 प्रश्न आपके असाइनमेंट के लिए। आशा है आप लोगों ने कर लिए होंगे, तो जल्दी से अपनी कॉपी उठा के लाइए जिसमें आपने उनके आंसर्स लिखे हैं। हम एक बार टैली कर लेते हैं। प्रकाश श्वसन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो सबसे पहले क्रॉटकोव ने ये क्रिया जो है केवल C3 पादपों में होती है ये बताया था और इसका नाम दिया था प्रकाश श्वसन, है ना। और रात्रि के समय खुलने वाले रंध्रों को क्या कहते हैं? तो तिमिर सक्रिय। मैंने आपको बताया था कि तिमिर अंधेरे को बोलते हैं, है ना। तो रात्रि के समय ये मांसल पौधे जो होते हैं उनके अंदर क्रूसिलेसी में होता है ये, है ना। तो ये कैम चक्र होता है, C2 चक्र भी इसको कहते हैं। और इन जो रंध्रों हैं इन रंध्रों का नाम होता है तिमिर सक्रिय रंध्र। तो आज हम बात करेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण है इसकी दर को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो आपको मालूम है प्रकाश है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, पर्णहरित है ना। कुछ बाह्य कारक और कुछ आंतरिक कारक जो हैं उसको प्रभावित करते हैं। तो तापमान है, ठीक है। ये कुछ कारक जो हैं इनकी अधिकता या इनकी कमी जो है वो किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती है उसके बारे में हम थोड़ी सी आज जानकारी लेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वातावरणीय कारक हैं, अनुवांशिक कारक हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये बाह्य कारक और आंतरिक कारक 2 तरह के ये होते हैं, बाह्य कारक और आंतरिक कारक, ठीक है ना। और जब हम बाह्य कारक की अगर हम बात करें तो प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तापमान है, मृदा है। जल जो होता है वो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप में प्रकाश संश्लेषण पर प्रभाव डालता है। अब इसके जो विस्तृत अध्ययन के लिए हमें 2 चीज़ें जानना जरूरी है। एक तो हमें सेक्स की प्रधान बिंदु संकल्पना और दूसरी है ब्लैकमैन का सीमाकारी कारक प्रभाव, है ना, नियम। ये 2 नियम जानते हैं। तो आइए पहले हम सेक्स की प्रधान बिंदु संकल्पना के बारे में बात करते हैं। ये दी थी सेक्स ने 1860 में। और उसके अनुसार क्या था? उसके अनुसार प्रकाश संश्लेषण जो है वो 3 तरह से 3 कारक होते हैं। एक तो होता है न्यूनतम प्रभाव, यानी न्यूनतम मान, है ना। कारक की वह मात्रा जिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ होती है, स्टार्ट होती है जहाँ पर, है ना, वो हो गई उसकी क्या हो गई? न्यूनतम मान। फिर श्रेष्ठ, जहाँ पर कि वो बिल्कुल मैक्सिमम होता है ना। प्रकाश संश्लेषण की दर कहाँ होती है? अधिकतम होती है। ये हो गया श्रेष्ठ या अनुकूलता मान बिंदु। और फिर एक होती है कि जहाँ पर वो क्रिया रुक जाती है ना, इसको अधिकतम मान कहा उसने। कारक की वह मात्रा जिस पर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या होती है? रुक जाती है, ठीक है। इन तीनों अवस्थाओं को क्या कहते हैं? प्रधान बिंदु कहा गया, ठीक है। इसके बाद ब्लैकमैन ने जो है वो अपना सीमाकारी कारकों का सिद्धांत दिया। कोई भी प्रक्रिया हो रही है वो बहुत सारे उस पर कारक निर्भर, ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलरली एक ही कारक पर निर्भर करती है। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पर भी निर्भर करती है, सनलाइट पर भी निर्भर करती है, पर्णहरित पर भी निर्भर करती है ना। तो काफ़ी सारे कारकों पर निर्भर करती है। तो जो कारक सबसे निम्न होता है वो उस पर प्रभाव डालता है। तो यहाँ पर कैसे बताया हुआ है कि जैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश उपलब्ध है परंतु CO2 नहीं है, है ना, CO2 बहुत कम है। तो क्या होगा कि इस स्थिति में जो प्रकाश संश्लेषण की दर है वो किस पर निर्भर करेगी? CO2 पर, जो निम्न है ना। जैसे बहुत सारे कारक हैं, उन कारकों में से जो निम्न है वो प्रभावित करता है प्रकाश संश्लेषण की दर को। ये बात किसने बताई थी? ब्लैकमैन ने बताई थी और इसको ब्लैकमैन का सीमाकारी नियम बोला जाता है। अब अगर दोनों चीज़ें हैं, जैसे प्रकाश है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दोनों सेम मात्रा में है ना, दोनों सीमाकारी हैं, तो क्या होगा कि
प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक सीमाकारी कारक की मात्रा पर निर्भर करेगी। ठीक है, अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है तो जो अधिक सीमाकारी होगा यानी जो कम होगा उस पर ये निर्भर करेगी। अब बात है बाह्य कारक। बाह्य कारक कौन कौन से हैं? तो बाह्य कारक, पर्यावरणीय कारक कौन कौन से हैं? प्रकाश, तापक्रम, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऑक्सीजन। ये कारक हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो एक एक करके हम इनके बारे में बात करते हैं। तो जब हम प्रकाश की बात करते हैं तो आपको बताया गया था कि प्रकाश जो है उसमें एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जिसे कहते हैं दृश्य स्पेक्ट्रम, है ना, जो दृश्य पार्ट होता है ना, वो जो होता है उसके अंदर आपको पता है वो उसकी परास कितनी होती है। उसकी परास सामान्यतः जो मानी जाती है 400 nm से 700 nm, लेकिन उसको 390 nm से नैनोमीटर से जो है वो 760 या 780 तक 80 nm तक होती है ना। और ये आपको बताया था कि इसको क्या बोला जाता है? विबग्योर, है ना, ये 7 प्रकार की। और ये क्या है? PAR, इसको क्या बोला गया? PAR इसको बोला गया, जिसको बोला फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, है ना, प्रकाश संश्लेषीय सक्रिय विकिरण इसको कहते हैं। ये ही इंपॉर्टेंट होता है और इसी में ही क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया संपन्न होती है। और सर्वाधिक प्रकाश जो दर होती है वो आपको पता है कि ब्लू में, रेड और ब्लू में होती है ना। कौन कौन से में? रेड में और ब्लू में सबसे ज़्यादा जो है लाल क्षेत्र में और नीले क्षेत्र में होती है प्रकाश संश्लेषण की अधिक दर। और जो ग्रीन है, ग्रीन में क्यों नहीं होती? क्योंकि ग्रीन जो है उसका अवशोषण नहीं होता। बाकी सब का अवशोषण, हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका अवशोषण नहीं किया जाता। ये बात आपको बताई हुई थी। प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि से प्रारंभ में प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है। जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता होती है वैसे वैसे प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है। पर एक पॉइंट ऐसा आता है, ठीक है, जैसे आप अगर इसमें ग्राफ खींचेंगे तो एक पॉइंट तक तो ये बढ़ेगी, फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ पर ये स्टडी हो जाती है। क्यों स्टडी हो जाती है? क्योंकि हरित लवक और अन्य कोशिकीय अवयव प्रकाश ऑक्सीकरण द्वारा नष्ट हो जाते हैं। इसको क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है आतपन प्रभाव, है ना। इसको आतपन प्रभाव कहते हैं। तो आपका प्रश्न ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आप बता सकते हैं। फिर आती है बात तापक्रम की। तो आपको बताया गया था कि जो C4 पादप हैं, है ना, उनमें क्या होता है? उनमें जो C4 पादप है, C3 पादप यानी जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है, अप्रकाशिक अभिक्रिया में प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती है। वहाँ पर क्या मायने रखता है? वहाँ पर तापक्रम जो है वो उपयोगी होता है। ठीक है। अब कुछ कॉनिफर्स जो होते हैं जैसे जूनिपेरस है, उसमें 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया सामान्य रूप से होती है। इसके अलावा जो हमारे मरुद्भिद पौधे होते हैं, है ना, जहाँ पर आपको पता है कि पानी की कमी है, उन मरुद्भिद और वहाँ पर गर्मी भी होती है, तो मरुद्भिद पौधों में 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर और गर्म जल में पाई जाने वाली जो शैवाल हैं 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो कर सकती हैं। लेकिन अधिकतर जो पादप होते हैं उनमें 10 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो तापमान है वो अच्छा तापमान है, जिसमें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है अच्छी तरह से होती है। कुछ समय पश्चात इसमें कमी आ जाती है। फिर तापमान का भी वही है, जैसे प्रकाश के बारे में हमने देखा था कि एक पर्टिकुलर टाइम तक प्रकाश अगर बढ़ाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है। वैसा ही तापक्रम के साथ भी है कि तापक्रम जो है एक पर्टिकुलर टाइम तक तो वो जैसे जैसे तापक्रम बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ेगी। लेकिन एक ऐसी स्टेडी आती है उच्च ताप पर प्रकाश संश्लेषण जो एंजाइम है आपका, जो रिबिस्को है, वो क्या हो जाता है? विकृत हो जाता है ना। कैसा हो जाता है? विकृत हो जाता है और प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आने लग जाती है। फिर बात करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड की। तो आपको पता है कि जो हमारे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा कितनी है? 0.03% है ना वायुमंडल के अंदर।
0.03% है। अब वातावरण में जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे ही प्रकाश संश्लेषण की दर में भी कुछ समय तक वृद्धि होती रहती है। और ये कब तक रहती है? जब तक कि अन्य कारक जो है वो सीमाकारी ना हो जाए, यानी अन्य कारकों की कमी ना हो जाए, तब तक ये बढ़ती रहती है। सामान्यतः प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड की 1% सांद्रता तक होती है। 1% तक जब इसकी सांद्रता हो जाती है तब तक प्रकाश संश्लेषण बढ़ता है, ठीक है। और इससे ज़्यादा होने पर क्या हो जाएगा? ये विषाक्त हो जाती है पेड़ पौधों के लिए, है ना। ये पेड़ पौधों के लिए कैसी हो जाती है? विषैली हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो पर्टिकुलरली 1% तक अगर है कार्बन डाइऑक्साइड तब तक तो प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो जाएगी तो रंध्र बंद हो जाते हैं और गैसों का विनिमय भी घट जाता है ना। विषाक्त प्रभाव डालती है ये। और C3 पादपों में जो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता 0.05 बढ़ने के साथ प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है, जबकि C4 में पादपों में 0.03 सांद्रता तक ही बढ़ती है। मतलब जितनी है वो वायुमंडल में केवल उतने में ही वो बढ़ती है। अब बात करते हैं जल की। जल यूँ तो डायरेक्ट इसमें आपको पता है कि जल जो है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का बहुत प्रमुख कारक तो है, क्योंकि ये अभिक्रिया में हाइड्रोजन दाता का कार्य करता है। लेकिन पादपों की कुल अवशोषित जल जो है वो केवल 1% ही प्रकाश संश्लेषण में काम में आता है ना। केवल 1% भाग प्रकाश संश्लेषण में उपयोग में आता है। तो ये एक सीमाकारी कारक नहीं होता है और अप्रत्यक्ष रूप से ये प्रभावकारी होता है। मृदा जल की अधिक कमी होने पर यह सीमाकारी कारक बन जाता है। अगर मृदा जल कम है तब प्रकाश संश्लेषण की दर को यह अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। डायरेक्ट नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि जल की कमी से क्या होता है? रंध्र बंद हो जाते हैं और फिर गैसीय विनिमय नहीं होता है ना। और पर्ण का जल विभव भी कम हो जाता है। फिर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन की सांद्रता में वृद्धि जो है वो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है? कि रुबिस्को के लिए क्या हो जाता है? ये प्रतिस्पर्धात्मक संदमक का कार्य करती है ना। जो C3 पादपों में जो ऑक्सीजन की सांद्रता में वृद्धि जब होती है तो ये कार्बोलेक्स की जगह क्या है? ऑक्सीजनेज एंजाइम की तरह कार्य करती है, जो हमने बात की थी प्रकाश श्वसन में, है ना। तो ये प्रकाश श्वसन का कार्य करती है, जो कि एक निष्क्रिय अभिक्रिया है, जिसका कोई जो काम नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम आंतरिक कारक की। अभी तक हमने बाह्य कारक की बात की थी, अब आंतरिक कारक। आंतरिक कारक में पहला कारक है आपका पर्णहरित, ठीक है। फिर संचित भोजन की जो मात्रा है और फिर पत्ती की जो आंतरिक संरचना है, ये तीनों ही प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं? पर्णहरित की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि जो क्लोरोफिल ए है वो आपका प्रमुख वर्णक है ना। पर्णहरित जो है वो आपका प्रमुख वर्णक है, जो कि प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो सामान्यतः प्रकाश संश्लेषण की दर पर्णहरित की, ये पर्णहरित का आपको बताया था कि बीच में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है ना। और क्लोरोफिल की ये संरचना हमने पढ़ी थी, ठीक है। और इसमें बताया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की जब दर है वो पर्णहरित की अगर मात्रा बढ़ती है तो बढ़ जाती है प्रकाश संश्लेषण की दर, अगर बाकी जो कारक हैं उनको मानक रखा जाए तो। संचित भोजन की मात्रा की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि पादप की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषी अंतिम उत्पादों का संचय होता रहता है। इनका निरंतर संचय जो है वो प्रकाश संश्लेषण की दर को कम कर देता है। अगर ज़्यादा संचय इसमें होता रहता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर कैसी हो जाती है? कम हो जाती है ना। इन उत्पादों का पादप के दूसरे भागों में स्थानांतरण होने पर, मतलब जो संचित भोजन है उसे फ्लोएम के द्वारा और अन्य भागों में भेजा जाता है, उसके बाद ये प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वापस, ये एक नॉर्मल बात भी है कि अगर खाना बना है उस खाने का उपयोग जब तक नहीं होगा तब तक दूसरा खाना नहीं बनता है ना। तो वही बात यहाँ पे भी है कि प्रकाश संश्लेषण, जो खाना संचित है उसे जब दूसरे भागों में स्थानांतरित कर दिया जाता है उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। अब बात है पत्ती की आंतरिक संरचना की। तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो रंध्रों की संख्या, वितरण और उनकी संरचना, तीन चीज़ों पर निर्भर कर रही है। एक तो रंध्रों की संख्या, फिर वो किस तरह से उसमें पत्ती में फैले हुए हैं और उनकी क्या संरचना है, इस पर प्रकाश संश्लेषण की दर निर्भर करती है। तो रंध्रों की अधिक संख्या
साथ में अधिक समय तक खुला रहना और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, इससे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। ये पत्ती की आंतरिक संरचना के कारण ऐसा होता है। यहाँ तक आपका चैप्टर खत्म। अब हम थोड़े से स्मरणीय बिंदु यानी देख लेते हैं कि हमने पूरे प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या पढ़ा। एक बार रिवाइज हो जाएगा हमारा। तो प्रकाश संश्लेषण आपको पता है एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है, ठीक है, जिसमें लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है और कार्बनिक पदार्थ बनता है, ग्लूकोज जो है वो बनता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। कहाँ होती है, जो लाइट रिएक्शन है वो होता है ग्रेना में, है ना, ये ग्रेना है। थैलेकॉइड्स जो होते हैं एक के ऊपर एक लगे हुए होते हैं, सिक्कों के जैसे, या हम प्लेट्स के जैसे कह सकते हैं। ग्रेना पार्ट में क्या होती है, ग्रेना पार्ट में आपकी प्रकाशिक अभिक्रिया होती है और स्ट्रोमा पार्ट में आपके, ये जो स्ट्रोमा पार्ट है इसके अंदर कौन सी होती है, आपकी अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, ठीक है। ग्रेना में प्रकाशिक और स्ट्रोमा में अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। फिर हमारा जो पर्णहरित ए है, आपको पता है ना पर्णहरित ए की जब हमने बात की थी, तो ये सार्वत्रिक वर्णक है जो प्रकाशिक अभिक्रिया में मेन है, अभिक्रिया केंद्र के जैसे कार्य करता है ना। यहीं से ही जो प्रकाशिक अभिक्रिया है वो स्टार्ट होती है। और जो क्लोरोफिल बी है वो इसका सहायक वर्णक होता है और कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं वो भी इसके सहायक वर्णक होते हैं। अब प्रकाशिक अभिक्रिया जो है ये दो प्रकाश के प्रकाश तंत्र होते हैं, इसमें PS1 और PS2। PS1 जो होता है वो उसको हम P700 से स्टार्ट करते हैं और PS2 को हम P680 से स्टार्ट करते हैं। फिर प्रकाश संश्लेषण की स्वतंत्र इकाई क्या कहलाती है, क्वांटासोम कहलाती है, ठीक है। ये कहाँ होती है, ये थैलेकॉइड के नीचे, जो थैलेकॉइड की परत होती है उसके अंदर होती है उपस्थित। और इसके बाद ये एक हमने रेड ड्रॉप जो कहलाया था, जिसमें कि एमर्सन ने क्या किया था, एमर्सन और उसके साथियों ने केवल एक तरह का प्रकाश जो है, प्रकाश जो है पौधों पर डाल करके, यानी रेड कलर का प्रकाश जो है वो डाल करके देखा था कि प्रकाश संश्लेषण किस तरह से होता है। तो उसने देखा था कि ड्रॉप हो जाता है ना, कम हो जाता है, तीव्रता में कमी हो जाती है। और फिर उसने दो तरह का करके देखा था, तो ये जो तीव्रता में कमी आई है ये क्या कहलाता है, रेड ड्रॉप इफेक्ट कहलाता है, जिसे लाल पतन कहते हैं। इसके बाद प्रकाश जो आपकी जल की प्रकाशिक अभिक्रिया है, प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन मुक्त होती है, ठीक है। और इस क्रिया में प्रकाश तंत्र 2 जो है वो भाग लेता है प्रकाशिक अभिक्रिया में, और साथ में इस अभिक्रिया में मुक्त होने वाले जो इलेक्ट्रॉन है, अब आपको पता है ये जो इलेक्ट्रॉन है, सूर्य की ऊर्जा आती है, ऊर्जा से यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्तेजित होता है, मतलब एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलने से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होता है और इलेक्ट्रॉन जो है उत्तेजित होकर के और आगे विभिन्न ग्राहियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। यहाँ पर ATP और NADPH2 का निर्माण भी होता है, जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के लिए जिसका उपयोग किया जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन कहाँ होता है, स्ट्रोमा में होता है, और रुबिस्को एंजाइम प्रारंभिक क्रिया को प्रेरित करता है। यहाँ पर क्या है, C3 चक्र आ गया। अब आपका C3 चक्र, जिसको केल्विन चक्र भी कहते हैं, इसको मेन हम क्या कहते हैं, 2 बार फास्फोलिरीकरण होता है, 1 बार कार्बोक्सिलीकरण होता है और फिर अपचयन होता है, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होती है ये क्रिया, RUMP से स्टार्ट होती है और इसका प्रथम जो स्थायी उत्पाद है वो क्या बनता है, PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, जो 3 कार्बन अणुओं का होता है, इसीलिए इसको C3 चक्र भी कहते हैं। और किसने दी थी, केल्विन और बेंसन ने इसके बारे में बताया था और पूरा ये चक्र हमने पढ़ा। फिर कुछ जो उष्ण कटिबंधीय पादप होते हैं उनमें प्रथम उत्पाद क्या होता है आपका, वो ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड होता है, यानी वो कैसा होता है, कार्बन 4, जिसमें 4 कार्बन अणु होते हैं और उसको हमने क्या बोला, C4 साइकिल बोला, ठीक है, जिसके अंदर ये ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बना, ठीक है, इसको क्या बोला था, C4 चक्र बोला था। फिर 4, अब प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड के अणु के अपचयन के लिए कितने, 4 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण और 8 फोटोन की आवश्यकता होती है, जिससे क्या बनता है, 2 ATP और 2 NADPH2 बनते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो कई वातावरणीय कारकों पर निर्भर करती है, अभी हमने बात की थी जिनकी, है ना। हमने देखा था कि वो प्रकाश पर, तापमान पर, कार्बन डाइऑक्साइड पर
ऑक्सीजन की दर पर, सब पर जो है निर्भर करती है। पर्ण के जो है आंतरिक जो भाग होते हैं उसके कारण भी प्रकाश संश्लेषण जो है वो प्रभावित होता है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अगले वीडियो में हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।